दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं वापस से। और दोस्तों अभी हम उसी चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम था पादप जगत। दोस्तों जैसा कि आपने इस चैप्टर में ओवरऑल देखा भी होगा कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि आखिर पादप जगत होता क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग एक बात तो समझोगे, और वो एक चीज़ ये होगी कि पादप बहुत ही विकसित किस्म होती है और इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिलती है। इतनी सारी अलग अलग प्रकार की जो किस्में और वैरायटीज़ आपको मिलती है, उसके बेस पे ही आपने ये बात बोल दिया कि पृथ्वी के ऊपर विविधता पादप की बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं इसी विविधता की बात करूं तो मैं आपसे एक बात और कह सकता हूं, और दोस्तों वो एक बात ये है कि ये जो विविधता होती है, ये विविधता आप लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों में विभाजित कर सकते हो। जैसा कि हमने किया दोस्तों, हमने बिल्कुल किया था क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स को विभाजित। हमने उसके आगे किया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को विभाजित। दोस्तों थैलोफाइटा को पूरा पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे गए और अब हमारे पास जो चीज़ है उसका नाम है ब्रायोफाइटा। सो दोस्तों ज़रा ट्राई करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि आखिर ब्रायोफाइटा क्या होता है। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा था कि ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि ब्रायोफाइटा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, जिन कैरेक्टर्स को लेके हम ये बात बोल सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें हम क्यों उभयचर बोलते हैं, क्यों हम उसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जनन के लिए जल का उपयोग करता है। दोस्तों जैसे ही हम इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वैसे हमें एक चीज़ और मिलती है कि हम आखिर ब्रायोफाइट्स को कितने भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों बांटने की बात से एक बात याद रखिएगा, बांटने की एक बात ये होती है कि ब्रायोफाइट्स को आप लोग जनरली दोस्तों दो भागों में बांट सकते हो। मैं आपको यहाँ पे तीन भाग उसके बताऊंगा, बट अभी हम बेसिक दो भागों के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक का नाम है लिवरवर्ट्स, इन्हें हम बोलते हैं हिपेट्सी या हम बोलते हैं हिपेट्सी कॉप्सिडा। तो कोई भी नाम आपको जो सही लगे वो आप नाम याद रखिएगा, मगर ये दो नाम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपसे लिवरवर्ट्स के बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। दोस्तों पहली बात तो ये आती है कि लिवरवर्ट्स क्या है। दोस्तों लिवरवर्ट्स का जो नाम है वो इनके आकार, इनकी आकृति के ऊपर दिया गया है। देखा जाए तो मैं हमेशा से आपसे एक बात बोल चुका हूँ कि किसी भी जीव की अगर आप पूरी जीवन पद्धति की बात करो तो उसकी पूरी जीवन पद्धति को आप दो भागों में बांट सकते हो। दोस्तों एक भाग तो होता है जिसे आप बोलते हैं बीजाणु प्रवस्था, आप लोग को पता है बीजाणु प्रवस्था क्या होती है, और एक बात होती है जिसे हम बोलते हैं युग्मक प्रवस्था। दोस्तों बीजाणु प्रवस्था और युग्मक प्रवस्था ये दोनों प्रवस्थाएं अलग अलग होती है दोस्तों, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये बात याद रखिएगा कि युग्मक प्रवस्था में आप लोग अगुणित युग्मक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये वाला वर्ड आप सभी लोगों के लिए कोई नया नहीं है। जब मैं आपसे बात करता हूँ अगुणित या द्विगुणित की, तो आप लोगों को पता है कि अगर कभी भी मैं अगुणित की बात करूँगा तो अगुणित का मतलब होगा n, और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँगा द्विगुणित के बारे में तो द्विगुणित का मतलब होता है 2n। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने ऊपर लेके रख सकते हैं इसको। दोस्तों आपके अंदर कितने गुणसूत्र हैं? चलो मैं थोड़ी सी बात आपसे डिस्कस करता हूं, समझने में आसानी होगी। दोस्तों हम लोगों के पास दो प्रकार की कोशिका होती है, एक कोशिका होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। आपकी कायिक कोशिका ये है, और ये सारी कोशिका होती है द्विगुणित, क्योंकि इन सभी कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46। मगर आपकी कोशिका में एक कोशिका और है जिसे आप बोलते हैं जनन कोशिका। और दोस्तों जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? अगुणित। तो ये अगुणित और द्विगुणित वाला खेल तो आप सभी को याद रखना है। क्लियर है ये बात? ठीक है। ऐसे दोस्तों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर कभी भी युग्मक बनते हैं ना दोस्तों, वो अगुणित होते हैं। युग्मक हमेशा अगुणित होंगे। जैसे आपने सुना होगा नर युग्मक और मादा युग्मक, तो नर युग्मक और जो मादा युग्मक होते हैं ये सारे के सारे युग्मक कैसे होंगे? अगुणित। तो आप इनको अगुणित की कंडीशन में रख देते हो। गॉट दिस? दोस्तों आगे मैं आपके सामने अभी एक डायग्राम मैंने और ड्रॉ कर रखा है, और ये एक डायग्राम बहुत ही अच्छे से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएगा कि आखिर इनकी संरचना किस प्रकार से हो सकती है। दोस्तों ये बात तो हम लोगों को पता है कि हम ब्रायोफाइटों को पढ़ते हैं किसके अंदर? क्रिप्टोगेम्स में। और क्रिप्टोगेम्स में जड़ तना पत्ती में ज़्यादा विभेदन नहीं होता। तो जब जड़ तना पत्ती में जिस प्रकार का विभेदन चाहिए, अगर ऐसा विभेदन नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों जड़ के आकार की, जड़ जैसी एक संरचना पाई जाती है, जिस संरचना को हम क्या बोलते हैं? मूलाभास।
दोस्तों नाम से पता लग रहा है मूलाभास का मतलब जो मूल का आभास करवाती है, जो मूल जैसी होती है। मगर मूल अगर देखा जाए तो आपको कहाँ पे मिलेगी? फेनेरोगेम्स में। अपने दिमाग में जो सबसे पहले मैंने आपको एक रे आउटलुक बनाया था ना, उस रे आउटलुक को तो खोपड़ी में बैठा के ही रखना। वो रे आउटलुक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको बताया था मैंने क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स, याद आया? ठीक है, तो क्रिप्टोगेम्स को आगे कितने भागों में विभाजित किया था बताइएगा जरा। बहुत ही बढ़िया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर 3 चीज बात की थी, कौन कौन सी? बिल्कुल, शैवाल, कवक और लाइकेन। दोस्तों शैवाल को हमने 4 प्रकार का बताया था, कौन कौन से? रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी। बहुत ही बढ़िया। अब हम आ गए ब्रायोफाइट्स में। तो दोस्तों ब्रायोफाइट्स जो है ये भी तो देखा जाए तो उसी जगह का है, यानी कि क्रिप्टोगेम्स ही है। तो क्या इसके अंदर जड़ तना पत्ती का कोई विभेदन होगा? नहीं। यहाँ पे भी पूरी अच्छी से कोई संरचना आपको दिखेगी नहीं, मगर यहाँ पर एक चीज़ आपको जरूर दिखेगी जिससे हम क्या बोलते हैं? मूलाभास। दोस्तों मूला का भास का मतलब एक ऐसी संरचना जो आपको मूल का आभास करवाती है, अवशोषण वगैरह का कार्य करेगी। उसके ऊपर दोस्तों पाया जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वो अक्ष होता है जिसके ऊपर फिर आपका पूरा पादप लगा हुआ होगा। दोस्तों एक मैंने पादप का डायग्राम बनाया ये, और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सीटा। दोस्तों एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसकी संरचना में आप हमेशा से बात करते हो कि यहाँ पे जो संरचना होती है वो स्पोरोफाइट की 3 भागों में बटी होती है, जो होती है फुट, सीटा और कैप्सूल। दोस्तों मगर ये कैप्सूल एक एक्चुअली घुंडी के समान संरचना होती है, और ये जो कैप्सूल होती है दोस्तों केवल यही संरचना एक जगह पे पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? रिक्सिया। मैं भी आपसे बात करूंगा इसके बारे में, पहले तो केवल और केवल आप लोग डायग्राम देखिएगा। दोनों बात क्लियर है? युग्मक उद्भिद गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं और स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं? क्लियर है ये दोनों बात? तो स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स की बात याद रखना, केवल और केवल जो फर्क है वो 2n और n का है। बस आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे लिवरवॉर्ट्स के बारे में बात करूंगा तो 2 ऐसे एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो एग्जाम्पल है मार्केंशिया और रिक्सिया। दोस्तों रिक्सिया और मार्केंशिया बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किस चीज़ के? लिवरवॉर्ट्स के। इनकी एक्चुअली अवस्था जो आती है उस अवस्था में इनकी संरचना आपको लिवर के समान दिखती है, इसलिए आप इसका नाम क्या बोल देते हो? लिवरवॉर्ट्स। बात सही है? क्लियर ना? यार दिक्कत होगी नहीं, बहुत ही ईजी है ये चीज़। ठीक है, अगली बात हम अगर देखें तो ये कैसी होती है? दोस्तों ये होते हैं एक कोशिकीय और अशाखित। अशाखित का मतलब इसके अंदर कोई भी शाखाएं उपस्थित नहीं होती है। अगली चीज दोस्तों अगर देखा जाए तो इनकी उपस्थिति कहाँ पे होती है? दोस्तों उपस्थिति होगी कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी बहुत छाया मिले आपको, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं हो, तो छाया प्रिय होते हैं ये। और छाया प्रिय जो पेड़ पौधे होते हैं मैंने आपको बताया था उसे हम क्या बोलते हैं? सियोफाइट्स। तो ऐसे पौधे जो छाया प्रिय हों वो सियोफाइट्स होते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये एक ऐसी जगह पे आपको ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे आपको नमी ज़्यादा मिले। और देखो नमी ज़्यादा मिलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर इतना ज़्यादा विकसित तंत्र तो होगा नहीं, तो आसपास के क्षेत्र में ये थोड़ी सी नमी को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगी? नमी ज़्यादा होगी, यानी कि मिट्टी कैसी होगी? गीली। और जो पेड़ की छाल होगी उसके ऊपर भी दोस्तों ये उपस्थित हो सकते हैं। दोस्तों आपके ये लकड़ी के ऊपर भी उपस्थित मिल सकते हैं, पेड़ों की छाल के ऊपर भी आपको ये आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ है इनकी उपस्थिति। अगली बात दोस्तों जो संरचना होती है मैंने पहले भी बोला था, थैलोफाइटा की संरचना थोड़ी थैलस के समान होगी। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो आपको थैलस के समान ही संरचना मिलेगी। ऊपर की तरफ कुछ शल्क उपस्थित होते हैं। शल्क का मतलब होता है स्पाइक्स, यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से आपको जो शल्क है वो मिल सकते हैं। तो जो शल्की होते हैं यानी कि शल्क जो होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं। अगली बात दोस्तों मूलाभास जो कैसा होता है? मूल के आकार का। तो जो मूलाभास होगा वो मूल के आकार का होगा और ये इसमें उपस्थित होगा और कैसा होगा? एक कोशिकीय। अगली बात दोस्तों जनन अंग इसमें 2 होंगे। देखो ये बात तो आप लोग याद रखिएगा, पादप के पास 2 प्रकार के जनन करने की क्षमता होती है, जिसमें एक प्रकार का जनन तो होता है अलैंगिक जनन, एक प्रकार का जनन होता है लैंगिक जनन। दोस्तों अलैंगिक जनन तो इसके अंदर होगा खंडन की अभिक्रिया के द्वारा, विखंडन जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन तो इसके अंदर किससे होगा? विखंडन की अभिक्रिया के द्वारा। कोई भी एक भाग अलग हो जाएगा और इससे एक नए पादप या नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो ईजी है तो, यानी कि इसके अंदर ये वाली अभिक्रिया तो बहुत ही आसानी से आपको देखने को
मिल सकती है। मगर दोस्तों वहीं अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूं तो मैं आपसे ये बात बोल सकता हूं कि यहाँ पे अगर हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे तो लैंगिक जनन की दो चीज़ आपको मिलेगी दोस्तों, या तो नर और मादा दोनों आपको एक ही थैलस पे मिलेंगे, या जो नर और मादा होगा ये आपको अलग अलग थैलस पे मिलेगा, या तो एक ही थैलस पे या अलग अलग थैलस पे। अब देखिएगा दोस्तों, जनन अंग दो प्रकार के होंगे, जिसमें एक होगा एंथ्रीडिया, एक होगा आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया को हम बोलते हैं मेल और आर्किगोनिया को क्या बोलते हैं, फीमेल। नर और मादा सिंबल याद रखना, भूल मत जाना। इसे हम बोलते हैं नर, इसे हम बोलते हैं मादा। तो नर और मादा का जो क्या पाया जाता है यहाँ पे, जनन अंग। अगली चीज दोस्तों, स्पोरोफाइट जो होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। इसमें कौन कौन से, फुट, सीटा और कैप्सूल। एक्चुअली ना एक बात समझने की कोशिश करना, कभी भी किसी भी जीव की दो प्रकार की जिंदगी चलती है। एक तो वो जब वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से द्विगुणित अवस्था में जीता है, और एक वो जब वो जनन करने के लिए द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था में आता है। बैठी मेरी बात, यानी कि दो प्रकार की व्यवस्था होगी। एक व्यवस्था तो वो होगी कि जब वो ओवरऑल द्विगुणित अवस्था में हो, मगर जब उसको जनन करना पड़ेगा तब वो अपने आप को कौन सी अवस्था में रखेगा, अगुणित अवस्था में। बात सही है दोस्तों। यहाँ पे तीन चीज याद रखना, ज्यादातर अगर आप देखोगे तो जितने भी आपको मिलेंगे ना एग्जाम्पल किसके, लिवरवर्ट्स के, सभी के अंदर आपको फुट, सीटा और कैप्सूल मिलता है। मगर अगर मैं स्पष्ट तरीके से बात करूं तो एक चीज बोल सकता हूं, अपवाद स्वरूप केवल एक रिक्सिया होगा जिसके अंदर केवल क्या पाया जाएगा, कैप्सूल, यानी कि इसके अंदर फुट और सीटा उपस्थित नहीं होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत ही बड़ी चीज़ दोस्तों, अलग अलग प्रकार के जीव या अलग अलग प्रकार के पादप अगर एक ही जगह पे उपस्थित हैं, एक ही सब मतलब कैटेगरी से संबंधित हैं, तो उनकी संरचना भी सेम होनी चाहिए। मगर दोस्तों यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद ये है कि अगर आप केवल बात करते हो रिक्सिया की, तो इसके अंदर केवल और केवल पाया जाएगा कैप्सूल। जबकि अगर मैं मार्केशिया की बात करूं तो आपको वहाँ पे फुट भी मिलेगा, सीटा भी और कैप्सूल भी। सो ये वाला एग्जाम्पल प्लीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। मैंने भी इंपॉर्टेंट लिखा है, आप भी प्लीज़ इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अगली चीज़ दोस्तों, अलैंगिक जनन के बाद एक जनन और आता है जिसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। मगर लैंगिक जनन के लिए मैंने आपको दो तीन चीज़ें तो बताई रखी है कि जनन के लिए जनरली जल का इस्तेमाल करते हैं, पता है, तभी हम इसे बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर। बात सही है। मगर अब एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे लैंगिक जनन के लिए युग्मक का निर्माण होता है, एंथ्रीडिया नर और आर्किगोनिया मादा। मगर यहाँ पे अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर मैं लैंगिक जनन की बात करूँगा तो दोस्तों दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। या तो व्यवस्था होगी रिबन व्यवस्था, या अवस्था होगी रॉसेट व्यवस्था। रिबन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बर्थडे वगैरह पे गए हो तो रिबन देखें, ऐसे ही रिबन लगे होते हैं, इस प्रकार की संरचना आपको दिखेगी। तो कौन सी अवस्था है ये, रिबन प्रावस्था या रिबन अवस्था। दोस्तों वहीं दूसरी चीज कौन सी है, रॉसेट। रॉसेट का मतलब होता है ऐसा कि पत्ती के ऊपर पत्ती और पत्ती के ऊपर पत्ती, यानी कि जब पत्ती के ऊपर पत्ती लगी होती है तो इस प्रकार की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, रॉसेट व्यवस्था। तो दो प्रकार की व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा, एक हो गया रिबन, एक हो गया रॉसेट। गॉट दिस? कोई दिक्कत किसी को भी? 100% वाली बात है। आगे चलते हैं दोस्तों। रिबन प्रावस्था आपको जिसके अंदर मिलेगी वो होगा मार्केंशिया। प्लीज इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। मार्केंशिया के अंदर सबसे जरूरी चीज, नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग थैलस पे उपस्थित होते हैं, जबकि अगर मैं रेक्सिया की बात करूंगा तो नर और मादा एक ही थैलस पे उपस्थित होता है। और व्यवस्था कौन सी होती है, रॉसेट। रॉसेट का मतलब आप मान सकते हो लीफ के ऊपर लीफ, कुछ इस प्रकार की जो परत के ऊपर परत आपको एक संरचना दिखती है, और इस संरचना को आप क्या बोलते हो, रॉसेट व्यवस्था।
सो दोस्तों ये पहली कैटेगरी थी। दोस्तों एज इट इज़ आपको जो अपने नोट्स ड्रॉ करने हैं वो एज इट इज़ इसी फॉर्म में करने हैं। इसके बाद एक बात मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं एक बात आपसे हमेशा बोलता हूँ, और वो चीज़ ये, एक बार एनसीईआरटी की मेरे साथ साथ रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो फिर हर्षित सर इस दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहीं है हर्षित सर आपके साथ। सो यहाँ तक हम लोग ने पहली चीज़ की बात की जिसका नाम क्या है, लिवर वॉट्स। मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों लिवर वॉट्स का दूसरा नाम ज़रूर याद रखिएगा, हिपेटिकोप्सिडा, याद है दोस्तों। अब हम अगली चीज़ की बात करेंगे जिनका नाम है मॉसिस। क्या नाम है, मॉसिस। सो अब हम जरा मॉसिस के बारे में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मॉसिस क्या होते हैं। आइए जरा देखते हैं उसे। बहुत बहुत स्वागत है वापस से। और अब मैं आपके सामने ब्रायोफाइट का एक और विभाग लेके आया हूँ। दोस्तों नाम उसका क्या है, मॉस। इट इज़ नॉट मास, इट इज़ अ मॉस, ठीक है। हम लोग एग्जैक्टली इसे बोलते हैं मॉसिस। सो आप इसे मॉसिस भी बोल सकते हैं, मॉस भी बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। और दोस्तों इसका एक और नाम होता है जो आपको कुछ रेफरेंस बुक में आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है मसाई। सो आइदर आप इसको मॉस, मॉसिस या मसाई आप कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मिलेगी कि दोस्तों इसकी उपस्थिति आपको चट्टानों पे मिलती है। कई बार आप लोगों ने देखा है जिस चीज़ को हम कई बार काई बोलते हैं, चट्टानों के ऊपर एक हरी कलर की चादर सी हो जाती है। तो दोस्तों जो चट्टानों के ऊपर जो हरी कलर की चादर हो जाती है ना, वो और कुछ नहीं, वो क्या है, मॉस। क्लियर है बात। दूसरी बात दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बहुकोशिकीय होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा कोशिका इसके अंदर उपस्थित होगी। और दूसरी बड़ी बात कि ये कैसे होंगे, शाखित। आपको दिख रहा है कि ये शाखाओं में पाए जाएंगे। दोस्तों शाखाओं का मतलब आप लोग समझते होंगे, मतलब ब्रांचेस। जैसे आपने पेड़ पौधों के अंदर देखा है एक डाली के ऊपर बहुत सारी शाखाएं निकली होती है, यानी कि ऐसे ही ये क्या होंगे, शाखाएं होंगे, मतलब इसके अंदर शाखा उपस्थित होती है। दोस्तों अगली बात है युग्मकोद्भिद के बारे में, युग्मक के बारे में। बट मैं वहाँ पे ले जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप मेरे सामने बहुत ही अच्छे से ये वाला डायग्राम देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आएंगी। और वो चीज़ें देखो क्या है। अगर मैं ऐसे बांट देता हूँ तो मैं ये 2n और ये n लिख सकता हूँ। अब ज़रा देखिएगा ये क्या चीज़ है। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी एक बात बहुत अच्छे से बताई है, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। और वो एक बात क्या है दोस्तों, वो एक बात ये है कि अगर किसी भी तरीके से, सुनिएगा मेरी बात ज़रा ध्यान से, अगर किसी भी तरीके से कभी भी लैंगिक जनन की अभिक्रिया को पूर्ण करना है तो उस लैंगिक जनन की अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको युग्मक का निर्माण तो करना ही पड़ेगा। और दोस्तों युग्मक का निर्माण होता है हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी कोशिका है, मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ और उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46, तो इनसे जो बनने वाली दो कोशिका होंगी, अगर उनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 और 23 होगी तो इस प्रकार के विभाजन को हम क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों समसूत्री और अर्धसूत्री में कितना सा अंतर है जरा देख सकते हैं आप। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन हो गया जिस विभाजन में बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है। इसलिए आप इस प्रकार के विभाजन को क्या बोलते हो, अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन। बात क्लियर है अच्छे से, दिक्कत तो नहीं है कोई भी। आगे चलें। अब देखिए दोस्तों अगर मैं पूरी संरचना की आपसे बात करूं तो पूरी संरचना आप लोग ये बोल सकते हो कि दो प्रकार के विभाजन आपको देखने को मिलते हैं। जब आप कभी भी युग्मक का निर्माण करोगे, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जब आप कभी भी युग्मक का निर्माण करोगे यानी कि आपकी जनन कोशिकाओं का निर्माण करोगे तो आप हमेशा अर्धसूत्री विभाजन करोगे। अब ये दोनों के अंदर होगा, नर में भी और मादा में भी। और ये दो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिका बनेगी इनमें दोनों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी आधी। अगर मान लो ये दोनों कोशिकाएं आपस में संलित हो गई तो वापस से गुणसूत्रों की संख्या पूरी हो गई। तभी तो ये बात है कि आपके सभी परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होती है। क्योंकि 23 आपके मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक मनुष्य है जिसके युग्मक में यानी कि जिसकी शुक्राणु कोशिका में 23 गुणसूत्र, यहाँ पे भी मादा में 23 गुणसूत्र, 23 मिलके क्या बन जाते हैं, 46 गुणसूत्र। और उसी चीज़ को हम बोलते हैं संलयन या निषेचन। बात सही है। तो दोस्तों यहाँ पर
आपको मॉस के अंदर दोनों प्रकार की चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि हम अलैंगिक जनन को पादप के अंदर कायिक जनन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कायिक जनन मिलेगा, उस कायिक जनन में आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी, एक होगा विखंडन, एक होगा मुकुलन। यानी कि जो नया पादप बनेगा वो सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा जैसा पेरेंट है। तो इस प्रकार की चीज़ को, इस प्रकार के विभाजन को हम जो तरीका यूज़ में लेते हैं उसका नाम क्या है? कायिक विभाजन। बात सही है। मगर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन के अंदर हम इस प्रकार की चीज़ों को या इस प्रकार के जनन को दो भागों में बांट देते हैं, एक स्त्रीधानी, एक पुंधानी। पुंधानी का मतलब नर और स्त्रीधानी का मतलब मादा। तो ये दो बात तो आपको याद रखनी है। क्लियर? दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर मैं आपसे ये पुंधानी और स्त्रीधानी की बात करूंगा तो दोनों के अंदर युग्मकों का निर्माण होगा। अब आखिर ये युग्मकों का निर्माण कैसे होगा, आखिर क्या बीजाणु होते हैं, क्या संलयन होता है, वो यहां पे देखिएगा। दोस्तों मैंने आपको दो प्रकार की व्यवस्था बताई है, एक होती है गेमेटोफाइटिक, एक होती है स्पोरोफाइटिक। अब होता क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी कंडीशन है ये, अब इसके अंदर कोई भी यहाँ पे स्पोर है यानी कि बीजाणु, इनके अंदर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन दो तरीके से होता है, अर्धसूत्री प्रथम और उसके बाद होता है अर्धसूत्री द्वितीय। ऐसे तो ऐसे कोशिका बन जाती है। तो यानी कि अर्धसूत्री प्रथम के बाद अर्धसूत्री द्वितीय, यानी कि एक अर्धसूत्री विभाजन के बाद कितनी कोशिका आपके पास बनती है? 4। याद रखिए ये वाली बात, अगर आप कभी भी एक अर्धसूत्री विभाजन करते हो तो उसके द्वारा कितनी कोशिकाएं आपके पास बनेगी? 4 कोशिका बन गई है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आ गया ये दोस्तों, आगे जब आप अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हो तो आपके पास 4 बीजाणु बन गए। अब इन 4 बीजाणु के अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन, और बहुत सारे आपको यहाँ क्या मिल गए? बीजाणु मिल गए। कोई दिक्कत? सही है। अब दोस्तों होगा क्या? होगा ये कि युग्मक का निर्माण होगा। जैसे युग्मक का निर्माण होता है तो इस अभिक्रिया को हम एक और नाम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स का निर्माण होना। और दोस्तों गैमेटोजेनेसिस के अंदर जो आप गैमेट्स का निर्माण करते हैं, जो आप युग्मक का निर्माण करते हैं, वो युग्मक एरे। अब आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे बीच में आपको n और 2n में बांटा है। n का मतलब आदि गुणसूत्र की संख्या, देखो सब में आधे ही है। जब इनमें आधे हैं तो आगे क्या होगा? संलयन। संलयन होने के बाद n n मिलके क्या बन जाएगा? n + n 2n। देखो ये कोशिका बन गई, कौन सी हो गई ये? 2n। और इन 2n कोशिका में वापस से क्या होगा? समसूत्री विभाजन और एक बहुकोशिकीय, एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार के पादप का आपके पास क्या हो जाएगा? निर्माण। तो दोस्तों ये एक अभिक्रिया है, ये एक प्रतिक्रिया है, जो प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? मॉसिस के अंदर। सो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप लोग मॉसिस का याद रख सकते हैं। दो प्रकार की आपको फेज दिख गई, एक होती है गैमेटोफाइटिक जिसके अंदर गैमेट्स मतलब युग्मक का निर्माण होता है, एक होता है स्पोरोफाइटिक जिसके अंदर बीजाणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों स्पोरोफाइटिक में बीजाणु बनेंगे, गैमेटोफाइटिक में जो गैमेट्स जैसे हम युग्मक बोलते हैं वो बनेंगे। और दोस्तों कभी भी युग्मक का संलयन होगा तो जो एक कोशिका बनेगी n + n मिलके क्या बनेगा? 2n। तो जो ऐसी कोशिका बनेगी जो युग्मक संलयन के बाद बनती है उन्हें हम बोलते हैं युग्मनज। इंग्लिश का वर्ड सुना होगा आपने, नाम है उसको जायगोट, सुना है? बहुत बढ़िया। तो जायगोट का निर्माण होता है, आप लोग इतनी सी बात मान सकते हैं। और दोस्तों जायगोट या युग्मनज का निर्माण कब होगा? जब उस कंडीशन में होगा जब आप क्या करवाओगे? संलयन की अभिक्रिया। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो लगता होगा ना कि सर इतना कुछ याद करने का है, कोई बात नहीं। एक्चुअली देखो पूरे चैप्टर में तो ऐसा नहीं होता। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। बस मैं वही चीज़ आपके सामने कर रहा हूँ, एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस चीज़ों को। बात सही है? आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे लैंगिक जनन के अंदर एक पुंधानी होगी और एक स्त्रीधानी होगी। बात क्लियर? और आगे चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको जीवन चक्र में दो जो प्रभावी व्यवस्था है वो कौन सी है? युग्मकोद्भिद।
यानी कि जो युग्मक का निर्माण होता है ये आपकी सबसे ज़्यादा प्रभावी प्रवस्था होती है। प्रभावी का मतलब होता है इफेक्टिव। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रवस्था कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद प्रवस्था। दोस्तों युग्मकोद्भिद प्रवस्था को आप दो प्रवस्था में बांट सकते हो, ए और बी। एक तो होती है इसके अंदर तंतु प्रवस्था और दूसरी जो होती है वो होती है पत्ती प्रवस्था। तंतु प्रवस्था जो होती है इसके अंदर स्पोर का निर्माण होता है। देखो स्पोर का निर्माण हो गया, विसर्पी, हरा और शाखित प्रकार की होगी। और जो पत्ती प्रवस्था होती है वो कली और एक सीधा पतला तने पर पत्ती के रूप में आप लोग इसका निर्माण कर सकते हो। दोस्तों देखो, अगर नॉर्मल में आपसे लैंगिक जनन में स्त्रीदानी और पुंदानी की बात करूं तो पता है कैसा होता है? इस प्रकार का होता है दोस्तों। स्त्रीदानी के अंदर एक बड़ा एग पाया जाता है, अंडा, ठीक है, एग सेल, यानी कि मादा की जो जनन कोशिका होती है वो। जबकि अगर आप पुंदानी की बात करो दोस्तों, तो पुंदानी के अंदर आप लोग इसको इस तरीके से रख सकते हो, मान लो ऐसे। दोस्तों संरचना की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बोलूंगा ये जो है इसे हम बोलते हैं शुक्राणु बोल सकते हो या नरयुग्मक बोल सकते हो, मगर इसके अंदर दो कशाभिका उपस्थित होगी। यहां पर हम बोल सकते हैं नरजनन कोशिका और इसके अंदर दो कशाभिका क्या होगी? उपस्थित। पता है अगर आप पेड़ को देखोगे ना, अगर आप प्लांट को देखोगे तो प्लांट आपको कुछ किस तरीके का दिखेगा? देखो प्लांट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको इसका पादप दिखेगा। वैसे तो उन्होंने बताया आपको नॉर्मल तरीके से, तो आप इसको कैसे देख सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, कैसी भी डाउट तो नहीं होगा ना? 100%। तो दोस्तों ये थोड़ी बहुत बात है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर इसके अंदर कोशिका कैसी होती है। प्लीज एक बार इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। अब भाई तो नोट हो गया यहाँ तक, चलें अब जरा आगे। दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर आप पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ते हो तो आपके मन में दो तीन चीज़ें यहाँ पे आएंगी। जैसे सबसे पहले तो ये बात याद रखना कि इसके दो उदाहरण अपन पास थे, जिसका नाम था फिनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। दोस्तों अब वैसे अगर देखा जाए तो आप लोग लिखिएगा प्लीज़ इस चीज़ को। दोस्तों आर्थिक महत्व ब्रायोफाइट्स का ज़्यादा नहीं है, यानी कि इसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है जिसकी वजह से हम इसको उगाएं। मगर हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि इसके बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे दोस्तों पहला पॉइंट आप लोग ये लिखिएगा कि चट्टानों के ऊपर जब ये उगती है ना, तो ये चट्टानों को कुछ इस प्रकार से रूपांतरित कर देती है कि कहीं ना कहीं जो चट्टान होती है वो किसी नए पादप के लिए अब उपयुक्त हो जाती है उगने के लिए। पहला पॉइंट बहुत ही अच्छे से प्लीज़ याद रखिएगा। नए पादप को उगने के लिए एक स्थल उपस्थित करवाती है, स्थल प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध करवाती है। क्योंकि जिस जगह पे उग जाती है ना ये, उसके बाद चट्टानें थोड़ी सी नरम पड़ जाती हैं और दोस्तों वहाँ पे फिर आसानी से किसी नए बीज का अंकुरण हो सकता है। तो पहला फ़ायदा तो है ये। दूसरा फ़ायदा बहुत ही ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि दोस्तों ये मृदा के अपर्दन को रोकते हैं। दोस्तों आप एक बात बताइएगा कि आप लोगों ने शायद सुना होगा मृदा अपर्दन क्या होता है। जब बाढ़ आती है ना तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो बह जाती है और मिट्टी के ऊपरी ऊपर का स्तर होता है जिससे हम होते हैं ह्यूमरस। और ह्यूमरस सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्तर होता है मिट्टी का। सारे पोषक तत्व वहीं पे ही उपस्थित होते हैं मिट्टी के, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो बाढ़ बहुत तेज़ी से आएगी तो जो मिट्टी की ऊपरी सतह होगी वो बह के आगे निकल जाएगी। अब ऐसी स्थिति जब मिट्टी की ऊपरी सतह बह के आगे निकल गई, ऐसी स्थिति के बाद क्या होगा बताओ दोस्तों? ऐसी स्थिति के बाद आपके पास वो जो मिट्टी थी वो अनुपजाऊ हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी वो। अब आप क्या करोगे? नई मिट्टी लानी पड़ेगी। बहुत आफत है, नुकसान ही नुकसान है। सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना वन को उगाओ, यानी कि पेड़ पौधों को उगाओ तो मृदा का अपरदन कम होगा। उसका रीज़न पता है क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जिस तरीके से मृदा पकड़ लेती है जड़ों को, ऐसे ही जड़ भी मृदा को पकड़ लेगी। तो अब होगा ये, मान लो पानी का बहाव बहुत तेज़ी से आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ पौधे वहीं रहेंगे, यानी कि मृदा के अपरदन को बचाता भी है। दूसरा, पहला अंकुरण चट्टान को याद है और दूसरा मृदा अपरदन, दो चीज़। तीसरी बात दोस्तों, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे पोषाहार नहीं मिलता जानवरों को। जो जानवर होते हैं ना, इनको पोषक पदार्थ नहीं मिलते, मतलब चारे वारे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मगर ऐसी जगह पे अपने आप उगने वाली जो होती है मॉसेस, इन मॉसेस को खा के
वो अच्छे प्रकार से जो फल फूलते हैं, बढ़िया दूध वूध निकलता है फर्स्ट क्लास, यानी कि ये चारे के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बात सही है। 3 चीज़। चौथी बात दोस्तों, चौथी चीज़ यहाँ पे ये है कि चारे के बाद आप लोग लिखिएगा प्लीज़ इन सब पॉइंट को। एक पॉइंट और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनसे हमें मिलता है पीट। क्या मिलता है दोस्तों? पीट। दोस्तों एक एग्जांपल याद रखिएगा जिसका नाम है स्फेगनम। स्फेगनम का उपयोग पीट के लिए किया जाता है। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, हम लोग ना इससे ईंधन का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बिजली की पूरी सप्लाई नहीं है, या कैसे भी जलाने के लिए, कुक करने के लिए, पकाने के लिए गैस वगैरह नहीं है, ऐसी जगह पे हम ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्फेगनम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसमें। और एक चीज़ और बताऊँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ होती है उसको बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी आप इसका उपयोग करते हो। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी पादप है, कोई भी जंतु है, लंबे समय तक आपको चाहिए कि वो ख़राब नहीं हो, वो सही रहे, तो दोस्तों उसके ऊपर आप मॉसेस की परत चढ़ा सकते हो। और अगली और बहुत ही ज़रूरी चीज़ दोस्तों, इसके अंदर जल को बांधने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और देखो अगर जल बहुत ही आसानी से बन जाएगा तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर भी जल बंधा रहेगा। तो आप मृदा के अंदर भी मान सकते हैं कि मृदा के उपजाऊपन के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको इसकी फ़ोटो तो नहीं दिखा सकता, मगर आप एक बार इसको देखिएगा ज़रूर कि कैसी होती है। चट्टानों पे हरी कलर की चादर सी दिखेगी आपको, और जो चादर मिलेगी उसको बस एक ही चीज़ कहनी है, हर्ष सर ने बोला था ये तो मॉस है, तो ये मॉस है, इतनी सी बात है। तो एक बार देखेंगे ना आप एग्जाम्पल में, फ़ोटोज़ में देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। गॉट दिस? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? 100% वाली बात ना नहीं है, बिल्कुल टकाटक है ना बात। सारे इसके वर्क याद हो गए। ब्रायोफाइट्स का ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जो आपको याद नहीं हुआ हो बता दीजिएगा। आर्थिक महत्व कम है मगर है, फिर भी कम है मगर थोड़ा बहुत तो है। पीट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्फेगनम का उदाहरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए प्लीज़ उन सबको नोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मुझे बताते रहिएगा कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। और देखो तरीका यही होगा आपका भी नोट करने का एज इट इज़। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ पॉइंट जो आपको अलग से लगते हैं तो आप इसी चार्ट के अंदर उसको भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, समझ में आ गई मेरी बात? चलिए भाई, तो मिलते हैं दोस्तों फिर आगे अपन अपने अगले लेक्चर में। या तक प्लीज़ बहुत अच्छे से नोट करिएगा। भाई एक स्टेप और आगे दोस्तों, अभी तक हमने टेरिडोफाइटा के बारे में बात नहीं की है। अभी तक हमने जो बात की थी वो बात थी ब्रायोफाइटा के बारे में, और हमने ये बात पढ़ ली कि आखिर ब्रायोफाइटा कैसे है। मैंने आपको एक बात बोली थी शायद शुरू में, जैसा मुझे याद है, और ये बात तो मानिएगा कि ये बात आपको भी याद होगी कि जैसे जैसे मैं आगे चलूँगा विकास होता जाएगा पादप में। मतलब जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे चलेंगे ना, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आप लोग अगली वैरायटी को पहली वाली वैरायटी से ज़्यादा विकसित देख रहे हैं। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कैसे। आप लोगों ने जनरली सुना होगा 2G, 3G, 4G, 5G, सुना? किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट की स्पीड के बारे में। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 2G से ज़्यादा विकसित 3G है? क्या ये बात बोल सकता हूँ कि 3G से ज़्यादा विकसित 4G है? क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 4G से ज़्यादा विकसित 5G है? इसका मतलब जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे जाओगे आपको विकास जो होगा वो देखने को मिलेगा। बात सही है? बिल्कुल। दोस्तों अब जैसे ही मैंने आपसे थैलोफाइटा के बारे में बात की थी, वैसे ही हम गए थे ब्रायोफाइटा के अंदर। तो थैलोफाइटा से कुछ विकसित कौन था? ब्रायोफाइटा। दोस्तों अब हम बात करें उसकी तीसरी वर्ग की, जिसका नाम क्या है? टेरिडोफाइटा। दोस्तों ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं क्रिप्टो गेम्स के बारे में, और क्रिप्टो गेम्स में क्योंकि हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों को ही डिस्कस करना है, तो हमारे पास लास्ट चीज़ जो बचती है वो क्या है? टेरिडोफाइटा। बट दोस्तों टेरिडोफाइटा से पहले मैं आपको एक बात और है जो बता देता हूँ। ब्रायोफाइटा में 2 पार्ट में तो हमने डिवाइड कर दिया था, लिवरवर्ट्स और मॉसिस। दोस्तों तीसरा और याद कर लीजिएगा, तीसरा बस थर्ड, जिसका नाम है एंथोसिरोज। एंथोसिरोज उदाहरण भी दोस्तों इसका एंथोसिरोज ही लिख लीजिएगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब आइए जरा टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। तो दोस्तों जो जो पॉइंट टेरिडोफाइटा के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसके बारे में बात करें। पता है मिलेगा कहाँ पे? ऐसी जगह पे मिलता है जो थोड़ा बहुत ठंडा हो, गीला हो, नमी मिले,
पानी की भरपूर मात्रा अगर होगी ना तो दोस्तों वहाँ पे क्या मिलेगा? टेरिडोफाइटा। बात सही है? अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले इसको लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व ढूंढा गया और इसको रखा गया कौन से जगत के अंदर? पादप जगत में। तो 350 वर्ष पूर्व इसको ढूंढ के किस में रखा गया? पादप जगत में। बात सही है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं दोस्तों। पहला संवहनीय पादप होता है ये, यानी कि जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले जिस पादप में उपस्थित हम बोलते हैं कि होते हैं, वो क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा। यानी कि टेरिडोफाइटा से पहले आप ये नहीं बोल सकते कि संवहनी ऊतक उपस्थित है, क्योंकि पादप बहुत छोटे होते थे, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों अनुपस्थित थे। मगर दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों चीज मिलेगी, जाइलम भी मिलेगा, जो जल व खनिज लवण का स्थानांतरण करेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगी, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम, जो किसका स्थानांतरण करेगा? बिल्कुल, फूड मतलब भोजन का। आइए जरा आगे चलते हैं दोस्तों। अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी पुष्प नहीं होगा, मगर ये स्थल के ऊपर उपस्थित होंगे, तो इसे हम अपुष्पी स्थलीय पादप भी बोल सकते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। इसको पादप जगत का सरीसृप बोला जाता है। एक्चुअली ये वाली वैरायटी थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप होती है, तो इसको पादप जगत का क्या बोलते हैं? सरीसृप। और दोस्तों भारत का एक ऐसा वैज्ञानिक जिनको फादर ऑफ टेरिडोफाइटा बोला जाता है, उनका नाम है एस बीर। क्योंकि ये भारत के थे इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। भाई अपने देश का नाम कभी भी सुनते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो भारत के कौन से वैज्ञानिक थे? एस बीर, जिन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को बताया था? टेरिडोफाइटा, यानी कि इनको पितामह बोला जाता है। इन्होंने बहुत अच्छा इसको अध्ययन किया था। अगले चलते हैं दोस्तों। इसका आर्थिक महत्व बहुत होता है। आर्थिक महत्व का मतलब ये बहुत ही सुंदर होते हैं। देखो मैं यहाँ पे तो आपको डायग्राम नहीं दिखा सकता इसका, मगर आप लोग इसको सर्च कर सकते हो और आप देखोगे टेरिडोफाइटा को आप बहुत ही अच्छे से सजावटी पौधों की तरह यूज़ में लेते हैं। दोस्तों ऐसे पौधे जो सजावटी पौधे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल। तो दोस्तों ये पादप कौन से प्लांट पादप है? ऑर्नामेंटल पादप। तो इन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं, मतलब ये सजावट के लिए काम में आते हैं। अगली चीज़ ये मैंने आपको बताई थी कि ये जिस जगह पे मिलेगा वो छायादार होगा, और ऐसे पादप जो छायादार स्थल में मिले उन्हें हम बोलते हैं सियोफाइट्स। मतलब छाया प्रिय। यहां तक ये बात क्लियर? आगे चले दोस्तों। जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर मिलता है, मगर आप बोलते हो कि ये बहुत ही आदिम प्रकार का है, यानी कि पुराने प्रकार का। सबसे पहले अगर जाइलम और फ्लोएम हम कभी कहें कि ऐसा कौन सा पादप वर्ग था जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए थे, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। तो संवहनीय ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे जड़ और मतलब जो तना और पत्ती होती है वो बहुत ही अच्छे से विकसित होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। संवहनीय ऊतक जो होता है वो आंतरिक प्रकार का होता है। दोस्तों आंतरिक का मतलब अंदर। जाइलम और फ्लोएम ना शरीर से बाहर नहीं होते, तो पादप के अंदर ही होते हैं दोस्तों जाइलम और फ्लोएम। मतलब ये एक ऐसा वर्ड नहीं है जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। आप लोगों ने नो डाउट सुना हुआ है कि जाइलम क्या होते हैं और फ्लोएम क्या होते हैं, और आप लोगों को अच्छे से पता है कि जाइलम और फ्लोएम जल मतलब और भोजन का स्थानांतरण करने के लिए पादप में कितने इम्पॉर्टेंट है। मगर दोस्तों ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी विकास हुआ है। 2G है ये, डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। मगर जैसे जैसे अब आप आगे जाओगे, जिम्नोस्पर्म में जाओगे, उसके बाद एंजियोस्पर्म में जाओगे, आप देखोगे कि वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कैसे मिलेंगे आपको? विकसित। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो पत्ती होती है उनके ऊपर पाई जाती है क्यूटिकल। पता है एक चीज़ देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। ब्रायोफाइटा के अंदर मैंने आपको इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं लिखवाई थी, मगर जैसे ही हम टेरिडोफाइटा में आए हम लोगों ने देखा ओहो सर अब तो ये भी अबे यार डेवलप हो गया, ये बहुत ही डेवलप है। मतलब
क्रिप्टोगेम्स में सबसे ज़्यादा डेवलप वैरायटी अगर कोई है, विकसित है, तो वो कौन है? टेरिडोफाइटा। बात सही है। तो दोस्तों इसके अंदर एक पॉइंट और कि पत्ते पर क्यूटिकल और रंध्र पाए जाएंगे। दोस्तों रंध्र को हम बोलते हैं स्टोमेटा। जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? स्टोमेटा। जो वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया को पूर्ण करेंगे वो क्या होंगे? स्टोमेटा। यानी कि इनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? रंध्र या स्टोमेटा आप बोल सकते हो। अगली चीज दोस्तों क्यूटिकल। दोस्तों क्यूटिकल का काम क्या होता है? ये भाई कभी भी आपने एक चीज देखी है, पादप है, पत्ती है, अगर मान लो जल इसके ऊपर आ गया बरसात का और वो इसके ऊपर ही रहा, तो दोस्तों एक नुकसान आप मान सकते हो, गल जाएगी पत्ती अगर ये चिकनी नहीं होगी तो। बात सही है। या सूरज का प्रकाश इसके ऊपर पड़ा तो ये ज़्यादा गर्म भी हो सकती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ सकती है। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। क्या सिस्टम है? इसके लिए सिस्टम ये है कि यहाँ पे क्यूटिकल की एक परत है, मोम के समान परत होती है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। मोम के समान, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है? इसमें क्यूटिकल होती है, वो तो आपको दिख रही है। अगली बात दोस्तों, स्पष्ट प्रकार का पीढ़ी एकांतरण आपको मिलेगा। आप कहोगे सर ये स्पष्ट प्रकार का क्या है? दोस्तों पीढ़ी एकांतरण का मतलब मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक बताया था युग्मकोद्भिद, एक बताया था बीजाणुद्भिद। तो ये दोनों चीजें आपको स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट बहुत ही अलग अलग दिखेगी, स्पष्ट, आपको घोच पोच नहीं होगा। भाई बैगन का भरता देखा है? बैगन के भरते में आपको अगर कोई चीज़ ढूंढने के लिए कहूँ, अपन बोलते थे भरता बना दिया, भरते बनाने का मतलब ये होता है उसको घोच पोच कर दिया। अब घोच पोच नहीं होता है यहाँ पे चीज़ें और स्पष्ट होगी, क्योंकि अब ये थोड़ा सा डेवलप है। अब अगर देखा जाए तो चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये कहीं ना कहीं है अभी क्या 3G, तो डेवलप है भैया ये। इससे पहले जो था ब्रायोफाइट वो क्या था 2G, और उससे पहले बस इंटरनेट चलता था। सबसे नीचे की वैरायटी मतलब ई, पहले ई लिखा आता था इंटरनेट पे, ठीक है। तो 3G वैरायटी तक तो हम पहुंच गए। अगली चीज स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण के बाद दोस्तों बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी होगी ना वो स्थलज होगी, यानी कि जहाँ पे जिस जगह पे आपको बीजाणु मिलेंगे तो ऐसा पादप अगर आपको दिखेगा तो वो आपको स्थल पे भी दिखेगा। बात सही है। देखो युग्मक वगैरह के बारे में तो अब आप अच्छे से चीज़ जानते हो, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो नर जो होता है उसे, मतलब नर जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं पुंधानी एंथ्रीडिया, और मादा भाग को हम बोलते हैं स्त्रीधानी आर्किगोनिया। दोस्तों नर युग्मक होंगे गतिशील, क्योंकि नर युग्मक में पाया जाएगा क्या, दिख रहा है नीचे आपको, सीलिया। याद है मैं आपको दो चीज बताई थी, पक्षमाव और कशाभिका। बिल्कुल, दो चीज होती है सीलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिला की संख्या देखी जाए तो कम होती है और सीलिया की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नर होगा ये कैसा होगा, गोल होगा, 2 से अधिक शुक्राणु इसके अंदर उपस्थित हो सकते हैं, और इसके अंदर सीलिया भी क्या हो सकता है उपस्थित, गति के लिए। जनरली ये जल को यूज में लेता है गति के लिए, यानी कि जल के द्वारा ही ये एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जो नर युग्मक है उसको स्थानांतरण कर देता है, वो मादा युग्मक तक पहुंचेंगे, संलयन की अभिक्रिया होगी और जो फिर संरचना बनेगी उसे आप क्या बोलोगे, प्रोथैलस। हरे रंग की एक संरचना से आपको निर्माण मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। आगे चलें। अगली बात दोस्तों, यहाँ पे जो बीजाणु के ऊपर जो पर्ण होगी वो बहुत ही ज़्यादा सुस्पष्ट होती है, और अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी संरचना बनाती है जिसे हम बोलते हैं शंकु, यानी कि संरचना जो बनाती है वो शंकु के समान संरचना बनाती है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार की पर्ण को हम शंकु पर्ण बोल सकते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, इक्विसेटम एंड सिलेंजिनेला। दोस्तों ये दोनों उदाहरण तो ऐसे उदाहरण हैं कि जो उदाहरण आपको याद ही रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा उदाहरण टेरिडोफाइटा का है, तो 4 उदाहरण हो जाएंगे, उनमें से एक टेरिडोफाइटा का होगा। यहाँ पे आपको छोटी पर्ण भी मिल सकती है और बड़ी पर्ण भी मिल सकती है। छोटी पर्ण आपको मिलेगी सिलेंजिनेला में, छोटी पर्ण, और अगर बड़ी पर्ण आपको देखे तो आपको फर्न के अंदर मिल सकती है। सुना होगा अब ये वाला वर्ड, तो नया वर्ड नहीं है आपके लिए। तो फर्न के अंदर आपको बड़ी संरचना भी मिल सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रकार की और संरचना मिल सकती है, या तो समबीजाणुक होंगे या विषम बीजाणुक होंगे। समबीजाणुक का मतलब नर और मादा दोनों, विषम बीजाणु का मतलब नर और मादा अलग अलग, वही जो इससे पहले ब्रायोफाइट में बताई थी, अलग अलग जगह उपस्थिति या एक जगह उपस्थिति।
बीजाणुधानी में जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट। क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट। यानी कि बीजाणुधानी में जो बीजाणु होंगे वो आगे अंकुरित होकर गैमेटोफाइट संरचना का निर्माण करते हैं। इतनी सी बात सबको क्लियर है अच्छे से? देखो मतलब ये बात तो कहना मतलब ये तीन चीज़ ज़रूर थोड़ा बहुत आपको लगा होगा, अबे अर्शद सर क्या हो गया सर, ये तो बड़ा बोरिंग सा है। कोई बात नहीं भैया, देखो बायोलॉजी में मतलब ऐसा होता है ना, मूवीज़ के अंदर कई बार चीज़ें अच्छी होती है, कई बार थोड़ी सी बोरिंग होती है, हल्का फुल्का सा है बोरिंग, मगर पता है इंटरेस्ट कब हो जाता है चीज़ों में? जब वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आता है। अगर मान लो कभी भी क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप ये चीज़ बोल दोगे कि सर ये तो इंटरेस्टिंग हो गई। तो अगर मान लो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल गया, सिलेंजिलिना का निकल गया, इक्विसेटम का निकल गया, तो आप एक बार बोलोगे अबे सर इंपॉर्टेंट हो गई सर ये तो। मैंने कहा क्यों सर, क्वेश्चन आ गया सर, कैसी बात कर रहे हो? तो बस उतनी सी बात है, तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जब आप लास्ट ईयर के पेपर देखोगे और आपको लगेगा इसके अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। दोस्तों पता है, देखा जाए तो हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि बीज का निर्माण अगर अच्छे से आपको देखने को मिलता है तो वो आपको फेनेरोगेम्स में देखने को मिलेगा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में। मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाती है। आप कह सकते हो कि बीज के समान संरचना का मिलना यहाँ पे कुछ कुछ हद तक पूर्ण हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसी संरचना हमको देखने को मिल जाती है जो कुछ कुछ बीज के समान ही होती है। ऐसी संरचना को हम यहाँ पे दिखा देते हैं जो अभी आपके सामने है। बात क्लियर? यहाँ तक मेरे किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत है किसी भी तो बता सकते हैं 100%। दोस्तों अब पता है, अब बात यह है कि अगर हम कभी भी इनके बारे में बात करें तो यहाँ पे ना इनकी 3 प्रकार की क्लास दे रखी है, 3 से 4 प्रकार की। तो एनसीईआरटी में केवल उनके नेम हैं, बट मैं आपको एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन उन सभी का बहुत ही अच्छे से दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है। दोस्तों कुछ सब डिवीज़न है, जिसमें पहला सब डिवीज़न याद रखिएगा साइलोप्सिडा, दूसरा याद रखिएगा लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा को हम लाइकोप्सिडा भी बोल सकते हैं। तो दूसरा नाम और है इसका लाइकोप्सिडा। दोस्तों तीसरे एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है स्फिनोप्सिडा। ठीक है, और चौथा जो है वो है टेरिप्सिडा, डी टेरिप्सिडा। दोस्तों फेलिकोफाइटा भी बोलते हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो ब्रैकेट में डाल दीजिएगा फेलिकोफाइटा। सो एक और नाम इसका फेलिकोफाइटा। लग रहा होगा आपको सर इतने सारे नेम है सर, अलग अलग तरीके के नेम है सर, कैसे होगा? अभी भैया थोड़ा सा टाइम लगता है, बस हल्का फुल्का सा टाइम लगेगा और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको बस थोड़ी सी टाइम लगेगा एक बार इनके नाम याद करने के लिए। और एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो मैं एक तरीके से आपको इसको थोड़ा बहुत क्लासिफाइड भी करूँगा हल्का फुल्का सा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में दे नहीं रखा, तो हम ही बहुत ही हल्का फुल्का सा डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा बस, ठीक है। हम लोग लेक्चर के अंदर जनरली उतना ही डिस्कस करते हैं जितना हम लेक्चर के अंदर ओवरऑल कंप्लीट कर सकते हैं। लिखने का तरीका आपका यही होगा। अगर आपको 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा लगता है कि कुछ लिखने के लिए, तो आप अपने इस डायग्राम में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ से अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको लर्न करना, एंड दैट इज़ अ ईजी वे, बहुत ही आसान है आपकी तरह, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक दोस्तों अच्छे से नोट करिएगा। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। इन चारों को जरा ढूंढ लेता हूँ, फटाफट से ले आता हूँ इनको आपके लिए ना, उसके बाद अपन इनसे बातें करेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।